आदरणीय भाइयों एवं बहनों, कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री श्याम जी सोनी ने मुझे आदेश दिया कि मैं कोरोना महामारी से बिजनेस एवं इकोनॉमी पर हुए प्रभाव के बारे में आपके समक्ष अपने विचार रखूं। इसी आदेश का पालन मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। पिछले 2 महीने से हम सब कोरोना से इतना डर गए हैं कि अधिकांश समय इसी की बात होती है। अब अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग पर इसका असर देखते हुए यह भय लगने लगा है कि स्थिति को सामान्य कब एवं कैसे लाया जा सकेगा। अगर हमारे देश के एवं विश्व के भी आर्थिक इतिहास को देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि हर 10 या 12 वर्ष बाद आर्थिक व्यवस्था में मंदी का दौर आ जाता है। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद धीरे धीरे व्यवस्था सुधरती जा रही थी। फिर डीमोनेटाइजेशन एवं बाद में जीएसटी के लागू होने से थोड़े समय मंदी का दौर फिर आया। उसके बाद स्थिति सामान्य हो रही थी एवं समझा जाता था कि विकास दर 7.5 से 8% चलती रहेगी। सभी एक्सपर्ट्स का अनुमान ये था कि भारत आर्थिक प्रगति की दौर में विश्व में सबसे आगे रहेगा। अचानक कोरोना महामारी का प्रकोप आया और धीरे धीरे विश्व के करीब 200 देशों को चपेट में ले लिया। भारत में इसका असर मार्च के मध्य से मालूम होने लगा और इसके साथ ही करीब 2 महीने के लॉकडाउन ने आर्थिक प्रगति के पर रिवर्स गियर लगा दिए। अब एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस साल की आर्थिक प्रगति दर करीब 0 तक पहुंच जाएगी। विश्व की प्रगति दर तो 0 से भी नीचे मानी जा रही है। कोरोना क्यों और कैसे आया यह एक अलग विषय है, परंतु यह भी सच है कि मानव काफ़ी लंबे समय तक प्रकृति की अवहेलना करता रहा। प्रकृति ने काफ़ी संकेत भी दिए। दूषित वातावरण, नदियों एवं कुओं में दूषित जल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का कमती होना, मौसम का बदलाव आदि, इन सब का प्रभाव हम चुपचाप देखते रहे, प्रकृति को शोषित करते रहे, जंगल काटते रहे, वातावरण को गंदा करते रहे और इन सब का परिणाम अब हम अचानक देख रहे हैं। हो सकता है किसी एक देश ने अपने स्वार्थ के लिए कोरोना को ज़्यादा फैलाया हो, पर जो भी हो परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। यह कब कंट्रोल में आवेगा इसके लिए निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ऐसा लगता है कि असर बहुत जल्दी मिटने वाला नहीं। नई वैक्सीन का प्रयोग आने में करीब 1 साल का समय तो लग ही सकता है और यह साल 2020-21 में तो काफ़ी समय कोरोना का असर चलता रहेगा। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये हमें आश्वस्त करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जहाँ तक हो सके सुचारू रूप से चलती रहे, ज़्यादा बिगड़ न पावे। इस महामारी का अभी तक जो असर सामने आया है उसके अनुसार यातायात एकदम रुक सा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग ने आपस में मिलना, कहीं जाना बंद सा कर दिया है। लोग दैनिक ज़रूरी सामान के अलावा कुछ खरीदी नहीं कर रहे हैं। दैनिक जीवन में खाने की ज़रूरी चीज़ों के अलावा हर चीज़ों की डिमांड काफ़ी कम हो गई है। फैक्ट्री और ऑफिस सब बंद से हैं। धीरे धीरे इनको चालू करने की कोशिश की जा रही है। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य प्रोजेक्ट्स जो चल रही थी सब रुकी हुई है। होटल्स, रेस्टोरेंट सब बंद पड़े हैं। ट्रैवल एवं टूरिज़्म का काम पूरा ठप है। फिल्म इंडस्ट्री बंद है। मॉल एवं मल्टीप्लेक्सेस भी बंद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो अपने सामान के लिए, पार्ट्स के लिए चाइना पर निर्भर रहती है, वहाँ भी सप्लाई अभी नहीं आ रही है। स्टार्टअप यूनिट्स को फाइनेंस की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। स्कूल्स एवं कॉलेजेस सब बंद है। सिर्फ ऑनलाइन जो पढ़ाई हो सकती है वह हो रही है। स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे की ओर है तथा एकदम काम ढीला है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और एनबीएफसी कंपनियां सब लॉस में जा रहे हैं। काफ़ी कंपनियां दिवालियापन की कगार पर है और काफ़ी अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं।
ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम एकदम बंद सा है। डाटा के हिसाब से अप्रैल में एक भी नई कार की बिक्री नहीं हुई। अमेरिका और सारे यूरोपियन देश इस महामारी से काफ़ी प्रभावित है। इन सब के कारण देश में बेरोज़गारी की समस्या जटिल हो गई है और इस तरह ये समस्या थोड़ा दिन और रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि कोरोना के रहते हुए आर्थिक गतिविधियों को कैसे चालू रखा जा सके। यह हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ में अवसर भी। इसमें अगर हम सफल हुए तो भारत एक महान आर्थिक शक्ति भी बन सकता है। इस अवसर को हमें खोना नहीं है। इन सब के मध्य कुछ अच्छी आशापूर्ण बातें भी हमारे सामने नज़र आ रही है जो हमें हमारे काम में मदद कर सकती है। हमारी सरकार इन सब समस्याओं से भली भांति परिचित है और हर संभव सपोर्ट देना चाहती है। सरकार ने एक आर्थिक पैकेज भी दिया था जिसके द्वारा मदद करने की कोशिश की तथा और भी पैकेज की सोच रही है। रिजर्व बैंक ने भी काफ़ी मदद की है ताकि बैंकों के पास पैसे की तंगी न हो एवं ब्याज दर भी कम रहे। सरकार अब ये मानती है कि बजट के जो पैरामीटर्स और नियम हैं उसमें ढील देनी पड़ेगी और फिस्कल डेफिसिट बढ़े तो उसकी चिंता नहीं करना है। आर्थिक प्रगति में पैसे की कमी नहीं आने देना है जहाँ तक हो सके। गवर्नमेंट औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतियों की समीक्षा कर रही है ताकि उद्योग चलने में एवं नया उद्योग लगाने में सब आसानी रहे। भारतीय उद्योग एवं निवेश को इसमें ज़्यादा सुविधा मिलती रहे। भारत की साख विश्व में काफ़ी बढ़ी हुई है। अमेरिका एवं चीन का आपसी मतभेद काफ़ी ऊंचा है और अमेरिका एवं जापान की काफ़ी कंपनियां ये कोशिश कर रही है कि उनकी चीन में जो फैक्ट्रियां लगी हुई है वे वहाँ से शिफ्ट जल्दी हो सके। जापान तो अपने देश की फैक्ट्रियों को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव भी दे रहा है। भारत इसके लिए बड़ा सतर्क है और चाहता है कि अधिकांश फैक्ट्रियाँ भारत में आ सके। भारत का अधिकांश इंपोर्ट तेल का है। तेल के दाम अभी सबसे निचले स्तर पर हैं और यह अपने लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरे देशों की अपेक्षा हम एक्सपोर्ट्स पर कम निर्भर हैं। हमारी लोकल डिमांड ही बहुत है। हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक ब्याज दरों को भी और कम करने के लिए तैयार है। इन सब बातों का फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री व बिज़नेस को उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है हम अपने अपने व्यवसाय का पूरा अध्ययन करें और अपनी अपनी रणनीति बनाएं। अपना व्यवसाय का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे इसको मजबूत बनाया जा सके, इस पर हमें पूरा विचार करना है। हमें अपना रोल अदा करने में कसर नहीं रखनी है। हर व्यवसाय को ये देखना होगा कि जिन प्रोडक्ट्स में वे कारोबार कर रहे हैं उसका भविष्य कैसा है। क्या ग्राहक उसी प्रोडक्ट्स को खरीदना जारी रखेंगे या उसके लिए नए प्रोडक्ट्स को लाना पड़ेगा। उसी के हिसाब से उसके उद्योग में उन वस्तुओं को जहाँ तक हो सके शामिल करने की कोशिश करें। सामान्य रिटेल शॉप्स के लिए कहा जा सकता है कि रोज़मर्रा के सामान की वस्तुओं के अलावा उसमें कुछ नई वस्तुओं को भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे सैनिटरी आइटम्स, मास्क्स, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के मटेरियल्स और कुछ सामान्य स्वास्थ्य की वस्तुएं भी। यह भी देखना होगा क्या अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं वे बने रह सकेंगे या नए कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा। अब ऑफिस का अधिकतर काम घरों में होगा। होम ऑफिसेज नए कस्टमर बन सकेंगे, इनसे संबंध रखना ज़रूरी होगा एवं उनकी ज़रूरत के सामान का स्टॉक भी हमें रखना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर स्टेशनरी, ऑफिस इक्विपमेंट इत्यादि। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कस्टमर से पर्सनल मिलना या बातचीत संभव नहीं हो सकेगा। पर्सनल कांटेक्ट कैसे बने रहें इसके लिए नए माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स इत्यादि। अपनी गुडविल एवं ब्रांडिंग को
कैसे मजबूत से मजबूत हम बनाए रखें, इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। इसी तरह ग्राहक पर्सनल अपने ऑफिस दुकान में आकर सामान नहीं ले जा सकेंगे, कोरियर से या किसी एजेंट के माध्यम से कम खर्च में डिलीवरी के उपाय ढूंढने पड़ेंगे और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कस्टमर्स को सही सामान सही समय पर पहुंच जाए। डिलीवरी के नए साधन ढूंढने होंगे। हर समय स्वयं का, अपने एम्प्लॉयज़ का एवं कस्टमर की सेफ्टी का साधन रखना पड़ेगा। कुछ कस्टमर्स स्वयं भी आएंगे। व्यवसाय में एंट्री, एग्जिट एवं सर्विसेज में सेफ्टी का रखना एक महत्वपूर्ण दायित्व होगा। अपने नए संदर्भ में अपने व्यवसाय को संभालने की योग्यता पर भी ध्यान देना होगा। उसके लिए स्वयं एवं सारे स्टाफ की ट्रेनिंग का उचित प्रबंध करना होगा ताकि वे नए उपकरणों को उचित ढंग से काम में ला सके एवं कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। साथ में अपने स्वास्थ्य का भी काफ़ी ध्यान रखें। हर समय व्यवसाय का मैनेजमेंट सही रूप से हो रहा है, उसके लिए सारी चेकिंग को मजबूत करना होगा और जहाँ ज़रूरत हो ऑडिट की व्यवस्था भी करनी होगी। सब राष्ट्रों में अब ग्लोबलाइजेशन के स्थान पर राष्ट्रवादी फीलिंग ज़्यादा आ रही है। सब देश अपना अपना इंटरेस्ट पहले देख रहे हैं। जो व्यवसाय एक्सपोर्ट्स पर निर्भर हैं वे एक्सपोर्ट्स को बनाए रखें, पर उन पर अपनी निर्भरता कमती करें। पूरा का पूरा व्यवसाय एक्सपोर्ट्स पर निर्भर न रखें। सबसे ज़्यादा यह भी समझ लेना होगा कि आने वाले समय में आर्थिक कठिनाई के कारण 1-2 साल बहुत तकलीफ हो सकती है। यह कठिन समय रहेगा, इससे उभरना है। इसके लिए हमारी लिक्विडिटी को बनाए रखना है। खर्चा कम से कम ही रखें और कैश को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखें। ज़्यादा लोन लेना भी खतरनाक है। इसके लिए बिजनेस का एवं पर्सनल खर्चा जितना कम हो सके करें। जिन उद्योगों पर कोरोना का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वे हैं रेडीमेड फूड्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म। लोगों को रेडीमेड फूड्स, मिठाई या नमकीन लेने में डर लगेगा। सभी अपनी सेफ्टी के लिए यात्रा कम से कम करेंगे एवं होटल्स में रहने से हिचकिचाएंगे। सिर्फ बहुत ज़रूरी काम के लिए ही इनका उपयोग होगा। इन सभी संस्थानों को अपना स्वरूप बदलना होगा और कंज्यूमर्स को विश्वास दिलाना होगा कि वे कोरोना मुक्त हैं। सैनिटाइजेशन का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा। इनके अलावा और ज़्यादा असर पहुंचेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। नए रहने के घर, ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल्स, थिएटर्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन में निश्चय ही बदलाव आएगा। इनका कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि ये कोरोना वायरस की मुक्ति का साधन हो, फुल्ली सैनिटाइज हो सके, फर्नीचर एवं फर्निशिंग्स भी उसी के अनुरूप हो। ये लग्जरी एवं सेफ्टी का नया मापदंड बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। अभी तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एकदम बंद है और इसके कारण बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बढ़ी हुई है। अब हमें देखना होगा कि स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधारने में गवर्नमेंट एवं उद्योग मिलकर क्या क्या कदम उठा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। सब नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपाय जो सेफ्टी के लिए बताए गए हैं उसका ध्यान रखें। गवर्नमेंट की तरफ से सबके लिए सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रदान करना ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। उम्मीद है कि वैक्सीन के आने से कोरोना ख़त्म भी किया जा सकेगा। गवर्नमेंट इस तरफ यथासंभव प्रयास कर रही है। ये स्पष्ट है कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आने वाली है वह है अनएम्प्लॉयमेंट की। जब देश की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवल, टूरिज़्म, होटल्स, फिल्म, रियल एस्टेट इत्यादि, ये सब मुश्किल स्थिति में है, तो उनका उभरना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना है जितना जल्दी हो सके। अनुमान है कि गवर्नमेंट ऐसा प्लान तैयार कर रही है ताकि इंडस्ट्री एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी तेज़ गति से फिर लौट सके, जिससे अधिकांश लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आखिर सब्सिडी पर कितना दिन लोगों को शांत रखा जा सकता है, ऐसा प्लान जल्दी ही तैयार करके इम्प्लीमेंट करना है। इंडस्ट्री को भी इसमें पूरा सहयोग देना है। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंस का पूरा सहयोग देना होगा।
इंडस्ट्री इस काम में सुविधापूर्वक सहयोग दे सके, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोसीजरल डिटेल्स कमती से कमती रखें ताकि हर बिज़नेस सब नियमों का पालन आसानी से कर सके। बिज़नेस करने के सिस्टम को आसान बनाना होगा। यह भी ज़रूरी है कि जो लीगल केसेस पेंडिंग हैं उनको फास्ट ट्रैक में लाया जाए और उनका समाधान जल्दी कराया जाए। कानूनी लड़ाई को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए जहाँ तक हो सके। बिज़नेस को फाइनेंस की रीजनेबल सुविधा दी जाए एवं जहाँ तक हो बैंकरप्सी को अवॉइड करा जाए और लोन का वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग आसानी से कराया जाए। रिजर्व बैंकों को और एनबीएफसी को पूरी ज़रूरत माफिक लिक्विडिटी का साधन दिलाए वाजिब ब्याज दर पर। भाइयों एवं बहनों, हर समस्या का समाधान संभव है एवं समस्या कुछ न कुछ अवसर प्रदान भी करती है। वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमिक रिसेशन जब आया तो अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में काफ़ी काम किया और आर्थिक जगत में अपनी लीडरशिप जमा ली। अमेरिका से शुरू हुए 2008 के रिसेशन के बाद चाइना बहुत पावरफुल हो गया। कोविड के बाद भारत को अवसर मिला है। भारत विश्व के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जगत में लीडर बन सकता है। इस अवसर को हम हाथ से नहीं जाने दें। सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें एवं सफलता हासिल करें। कल का कल तो चला गया, पर आने वाला कल तो हमारा है। इसे मजबूत बनाने का सब मिलकर प्रयत्न करें, विजयी बनें।